भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी का चर्चित चेहरा। भारतीय जनता पार्टी को हम अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी के बिना सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में इन दो व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी 1951 से अब तक भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं। एल.के. आडवाणी का जन्म कराची के सिंधी परिवार में 8 नवंबर 1927 में हुआ था। उनके पिताजी एक व्यापारी थे। उनके पिता का नाम श्री किशनचंद आडवाणी तथा माता का नाम श्रीमती ज्ञानी देवी था। कराची में रहने के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे में यह परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। एल.के. आडवाणी की स्कूली शिक्षा संत पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची से हुई। फिर उन्होंने हैदराबाद के डी.जी. कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान से भारत आने पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। सन 1965 में फरवरी में एल.के. आडवाणी का विवाह कमला देवी से हुआ। इस दंपति की 2 संतानें थीं। उनके पुत्र का नाम जयंत आडवाणी तथा पुत्री का नाम प्रतिभा आडवाणी है। प्रतिभा आडवाणी टीवी सीरियल्स के निर्माता होने के साथ साथ अपने पिता के राजनीतिक क्रियाकलापों में सहायिका भी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवी के रूप में की। आरएसएस एक हिंदू संगठन होने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी सबसे पहले कराची में ही आरएसएस के प्रचारक हुई और आरएसएस को अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने आरएसएस की कई शाखाएं स्थापित की। फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत आने पर उन्हें राजस्थान के मत्स्य अलवार भेजा गया। 1952 तक उन्होंने अलवार में काम करने के बाद राजस्थान के ही भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में काम किया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आरएसएस के सदस्य होने के नाते एल.के. आडवाणी भी जनसंघ से जुड़ गए। उन्हें राजस्थान में जनसंघ के श्री एस भंडारी के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। एल.के. आडवाणी बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्हें उनके कुशल नेतृत्व के दम पर जल्द ही उन्हें जनसंघ में जनरल सेक्रेटरी का पद भी मिल गया। फिर राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए 1957 में उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। वहां उन्हें दिल्ली के जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1967 में दिल्ली के महानगरीय परिषद चुनाव लड़े और काउंसिल के नेता बने। राजनीतिक गुण के साथ साथ एल.के. आडवाणी में और कई प्रतिभाएं थीं। 1966 में आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका में उन्होंने संपादक श्री के.आर. मलकानी की भी मदद की। राज्यसभा तक का सफर तय करने में एल.के. आडवाणी को 19 वर्ष लग गए। सबसे पहले 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने। फिर जनसंघ के नेता के रूप में उन्होंने कई पद संभाले। फिर 1973 में कानपुर के कमेटी के अध्यक्ष रहे। अपनी पार्टी के प्रति और उनके असूलों के प्रति वे काफ़ी सजग थे। अध्यक्ष के तौर पर उन्हें भारतीय जनसंघ के अनुभवी नेता बलराज माधव का कार्य ठीक न लगने के कारण बलराज माधव को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 1975 में इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के दौरान आपातकालीन स्थिति में कई विरोधी दल भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ गए एवं आपातकालीन स्थिति का विरोध करने लगे तथा इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। राजनीति में यूं ही आगे बढ़ते हुए श्री आडवाणी जी 1976 से 1982 तक गुजरात से राज्यसभा सदस्य के रहे। 1977 में एल.के. आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। 1977 में समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल तथा जनसंघ ने मिलकर नए संगठन का निर्माण किया। राजनीति में नेताओं का पार्टी का बदलना आम बात है। इसी क्रम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगजीवन राम भी पार्टी बदलकर जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए थे। इंदिरा गांधी का आपातकालीन शासन कई राजनीतिक पार्टियों को रास नहीं आया और जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी के हाथ सत्ता आ गई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री तथा एल.के. आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया था। फिर जनता पार्टी में एक नया मोड़ आया और कई दिग्गज एवं अनुभवी नेता ने जनता पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण किया। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का नाम दिया गया। आडवाणी इस नई पार्टी के वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण नेता थे। इसके बाद वे 1982 में उच्च सदन राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश से मनोनीत हुए।
अटल बिहारी वाजपेयी को नई भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। अटल जी की अध्यक्षता में पार्टी में हिंदुत्व की भावना और अधिक प्रज्वलित हुई, लेकिन 1984 में बीजेपी सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी। 1984 के चुनाव के कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के बाद सभी वोट कांग्रेस को ही मिले, तो बीजेपी को सिर्फ 2 लोकसभा सीट से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद अटल जी को अध्यक्ष पद से हटाकर एल.के. आडवाणी को नया अध्यक्ष घोषित किया गया। आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। आज भी भाजपा का राजनीतिक मुद्दा वही था। 1996 के चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई और इसलिए उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया। तब सबसे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी, किंतु यह जानना दिलचस्प होगा कि यह सरकार केवल 13 दिनों तक ही टिक पाई। फिर 1996 से 98 तक 2 अस्थिर सरकार, एच.डी. देवगौड़ा और बाद में आई.के. गुजराल की सरकार आई। इनके शासन के बाद एनडीए सरकार में अग्रसर बीजेपी फिर एक बार 1958 में सत्ता में लौटकर आई और वाजपेयी जी ने मार्च 1998 में फिर एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 13 महीने बाद ही एनडीए से जयललिता का समर्थन वापस लेने के कारण ये सरकार मात्र 13 महीने में ही गिर गई। लेकिन इस सरकार को वाजपेयी जी ने अगले चुनाव तक संभाला और उनके साथ एल.के. आडवाणी गृह मंत्री रहे। इसके बाद एनडीए सरकार ने 2004 तक अपने पूरे कार्यकाल में रही और इस दौरान आडवाणी जी के पद में उन्नति हो रहे भारत के उप प्रधानमंत्री बने। आडवाणी दिग्गज तथा दूरदर्शी नेता थे, फिर भी राजनीति में रहते हुए उन पर कई आरोप भी लगे। उन पर हवाला ब्रोकर से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी की सत्ता काफ़ी सशक्त नजर आ रही थी। इस पर एल.के. आडवाणी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 100 से अधिक सीट नहीं ला पाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। भाजपा की हार हुई और उसे लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2004 से 2009 तक विपक्ष के अध्यक्ष रहते हुए 2006 में एल.के. आडवाणी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद को 2009 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया। भाजपा में इस दावेदारी का मुख्य कारण था कि वे भाजपा के वरिष्ठ अनुभवी नेता थे। उनकी इस दावेदारी को मजबूती देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी के बाद आडवाणी जी हैं, वे प्रधानमंत्री पद के लिए प्राकृतिक रूप से दावेदार हैं। इसी कड़ी में दिसंबर 2007 में अगले चुनाव के लिए भाजपा ने एल.के. आडवाणी को प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित किया, लेकिन शायद आडवाणी जी के किस्मत में ही नहीं था प्रधानमंत्री बनना। 2009 में फिर एक बार कांग्रेस सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। एल.के. आडवाणी ने अपने जीवन की घटना तथा राजनीतिक सफर को माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के जरिए बताया है। इस किताब का विमोचन भारत के 11वें राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 2008 में किया गया। एल.के. आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा अपना अनुभव योगदान दिया। उनका भाजपा के प्रति किया गया समर्थन ही भाजपा को इस मुकाम तक लाया है। आडवाणी जी एक कुशल नेता है। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब तक वे भाजपा के साथ हैं, भाजपा को उनके अनुभव का लाभ मिलता रहेगा।